हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इसके बारे में आज एक एक जानकारियों को हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं आज के सेशन में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख जानकारियां हैं। आपको बहुत ही इजी भाषा में और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं, आपका एक सेकेंड भी खराब नहीं होने वाला है। आप पूरे वीडियो को देखिए, आपको पूरी तरह से लाभ मिलने वाला है। दोस्तों देखिए, परिसंचरण तंत्र क्या होता है। सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण क्या होता है इसको समझ लीजिए। परिसंचरण का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को परिवहित करने वाला तंत्र अर्थात रक्त को ले जाने वाला सिस्टम तंत्र आपका रक्त परिसंचरण कहलाएगा। रक्त परिसंचरण की बात करें कि इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था, ये कई बार आता है। तो रक्त परिसंचरण का खोज 1628 में विलियम हार्वे साहब द्वारा किया गया था। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। अब थोड़ा समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के साथ कि रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर के अंतर्गत अर्थात हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है। एक आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रहा था, कोई चीज़ प्रोडक्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कोई परिवहन व्यवस्था होगी ना, अर्थात गाड़ी या बस या ट्रेन कोई भी होगी। तो परिवहन करने के लिए एक कोई परिवहन हुआ, अर्थात उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कोई यातायात साधन हुआ। उस यातायात साधन को चलने के लिए कोई रास्ता या कोई रोड की ज़रूरत होती है ना। ये सारे सिस्टम, ये सारे अवयव उसमें जो सहायक होंगे कंज्यूमर तक पहुंचाने में, किसको, प्रोडक्ट को, जो कंपनी बनी है वह एक आपको परिसंचरण के अंतर्गत होगा। सेम इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी जो ऑक्सीजन है, जो प्रमुख अवयव हैं, वो किसके माध्यम से हमारे शरीर में एक एक अंग तक पहुंचता है, तो रक्त के माध्यम से पहुंचता है। तो इसी को थोड़ा समझिएगा कि हमारा शरीर जो है ना, एक इसी तरह जो अभी आपको बता उसी सिस्टम के अंतर्गत काम करता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा हृदय होता है ना, उसके अंदर उसके बीच में क्या होता है कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं और उन प्रकोष्ठों में शुद्ध ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो शुद्ध ऑक्सीजन भरा होता है और शुद्ध ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना बहुत अनिवार्य होता है। अब कहिए कि शरीर के प्रत्येक अंग तक शुद्ध ऑक्सीजन का क्या कार्य है। तो शुद्ध ऑक्सीजन का कार्य क्या है, जब हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों तक अर्थात कोशिकाओं तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचता है रक्त के माध्यम से, तभी हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है कोशिकाओं में, उसका विखंडन होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है अर्थात ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है कि जो हमारे ये हृदय है ना, उसमें ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को रक्त क्या हो, परिवहन का माध्यम हुआ। रक्त क्या होता है, उसको शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। तो वो शरीर के प्रत्येक अंग तक किसके माध्यम से जाता है, किसी न किसी नस के माध्यम से जाता है, किसी न किसी वेंस के माध्यम से जाता है। तो जो वो नसें हुई ना, वो उसका रास्ता हुआ, वो रोड हुआ, जो उसके आने जाने का रास्ता है। तो आप समझ गए ना हमारे शरीर में किस तरह से परिवहन होता है। अगर रक्त परिसंचरण अर्थात रक्त परिवहन की बात करें तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के रक्त परिवहन होते हैं। पहला होता है आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये थोड़ा समझिएगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए, ओपन सर्कुलेटरी अर्थात खुला परिसंचरण तंत्र में हमारे मनुष्य के अंदर या जानवर, बहुत सारे जानवर उनके अंदर नहीं होता है। ये कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे आपको हो गया तिलचट्टा हो गया, प्राण हो गया, कीट हो गया, मकड़ी हो गया, घोंगा हो गया। ऐसे जीवों में यह आपका खुला परिसंचरण तंत्र अर्थात इस प्रकार से इसमें रक्त का परिवहन होता है। इसमें बहुत धीमी गति से रक्त का परिवहन होता है, इसमें बहुत तेजी गति से रक्त का परिवहन नहीं होता। अगर कोई मछली उछली है ना, उसको काटिएगा तो उसमें देखिएगा बहुत धीरे धीरे उसमें रक्त का प्रवाह, बहुत धीरे धीरे खून निकलते हैं। तो और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें लाल रक्त नहीं होता, उजले रक्त अर्थात श्वेत रक्त WBC होते हैं। जैसे तिलचट्टा ले लीजिए, इसमें आपको रेड ब्लड नहीं दिखेंगे, आपको WBC अर्थात व्हाइट ब्लड दिखेंगे। तो ये सारे जीव होते हैं जिनमें बंद आपका परिसंचरण होता है। देखिए, इनमें बंद परिसंचरण होने के कारण क्या होता है ना कि ये जो तिलचट्टा है
ये जल्दी मरता भी नहीं है ना, ये जल्दी मरते नहीं हैं क्योंकि उनमें धीरे धीरे रक्त का प्रवाह होता है। तिलचट्टा एक ऐसा प्राणी है जिसमें 5 से 6 मिनट तक लगता है, समझ लीजिए, पूरे शरीर में रक्त को परिवहित होने में। तिलचट्टा के अंदर 5 से 6 मिनट लगता है पूरे रक्त को परिवहित करने में, एक बार पूरा घूमने में, और हमारे शरीर के अंदर बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो इनमें रक्त का दबाव भी बहुत कम होता है तथा ऐसे देख ले, ऐसे जीवों में नसें नहीं होती, ये बिना नस का होता है, अर्थात जिसमें नस ही नहीं होगा उसमें कम प्रेशर के साथ रक्त का प्रवाह होता है। तथा इसमें कंकाल जो होता है ना, आप लोग घोंघा देखे होंगे, घोंघा का जो कंकाल होता है बाहर होता है, अंदर नहीं होता, अंदर तो थोड़ा मांस वाला ही पार्ट होते हैं। तो ऐसे जीवों में क्या होता है, जो कंकाल होता है वो बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आपको इतनी जानकारी मिली। अब देखते हैं हम लोग कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। जो हम लोग मनुष्य है ना, हम लोग के अंदर क्या होता है कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ये बंद परिसंचरण तंत्र इस रूप में कार्य करता है, अर्थात यह नसों के माध्यम से होता है। हम लोगों में नसें होती हैं और इनमें बहुत तेज़ी के साथ गति होता है, इसमें बहुत प्रेशर, देखिएगा अगर हम लोग का जो नसें अगर कट जाए ना, बहुत प्रेशर के साथ खून बाहर आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ से जाना और इसी के साथ है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर कोई खेत है, अगर खेत तक किसी पानी को पहुंचाना है तो क्या करते हैं, एक डायरेक्ट पाइप लगाते हैं ना। जब पाइप लगता है तो उसमें देखते हैं कितना प्रेशर के साथ पानी जाता है, क्योंकि जब पाइप होता है उसमें जगह कम होती है और ये पूरा प्रेशर के साथ एक ही बार खेत के पास पहुंचता है और पटान होता है। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है उसके प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना है ना खून को, एक एक अंग तक पहुंचाना है, तो उसके लिए नसों का प्रयोग किया। ईश्वर ने एक एक नस, एक एक पार्ट तक पहुँचाया है, जिसके माध्यम से खून बहुत प्रेशर के साथ वहाँ तक पहुँचता है। इसमें कह सकते हैं बहुत अधिक गति के साथ होता है। तथा इसके अंतर्गत तो मनुष्य और अन्य जानवर भी आते हैं। तथा इसमें हड्डियां जो होती है, मान लीजिए कि हम लोग की हड्डियां हैं, शरीर के बाहर तो है नहीं, शरीर के अंदर ऐसे जीवों में क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं, शरीर के अंदर होती हैं। तथा जो मसल्स होते हैं, जो सेल होते हैं, शरीर के ऊपरी पार्ट में होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो नसें होंगी ना, वो भी शरीर के मैक्सिमम ऊपरी पार्ट में होंगे, वो अंदर वाली पार्ट पर नहीं होती हैं। तो आप देख लिए ना, 2 प्रकार के ये आपको रक्त परिसंचरण होते हैं। आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तथा दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों ये वाला आपको इतना जानकारी प्राप्त हुआ। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि ब्लड सर्कुलेशन अर्थात रुधिर परिसंचरण के प्रमुख अवयव क्या होते हैं। प्रमुख अवयव का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। प्रमुख अवयव का मतलब ये हुआ कि जो ब्लड सर्कुलेशन अर्थात जो रुधिर परिसंचरण होता है, उनमें कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, अर्थात रुधिर को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कौन कौन से तंत्र सहायक होते हैं। तो पहला होता है हार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हृदय हिंदी में। दूसरा होता है रुधिर नलिकाएं, इसको हम इंग्लिश में ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका ब्लड अर्थात खून होता है। यही 3 माध्यम हैं जिसके माध्यम से हमारा जो ब्लड है एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होते हैं, परिवहित होते हैं। देखिए ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। पहला देखिएगा हृदय क्या होता है। हृदय जो होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। हृदय के अंदर जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन है वो शुद्ध रूप से उसमें भरा होता है और उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य होता है। क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे शरीर में ऊर्जा का विखंडन नहीं हो सकता है, अर्थात ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा। तो ये क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है किसके माध्यम से जाएगा, ये ऑक्सीजन हमारे रुधिर के माध्यम से शरीर में पूरी जगह पर पहुंचता है। तो रुधिर को भी जाने के लिए कोई ना कोई मार्ग चाहिए, कोई ना कोई पथ चाहिए, रास्ता चाहिए। तो उसको जाने के लिए रुधिर नलिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इन नसों के माध्यम से जो हमारा खून है शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचता है, तब हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रत्येक अंग तक पहुंच पाता है। क्यों, किसके माध्यम से, रुधिर के माध्यम से। तो आप बात समझ गए ना दोस्तों, ये तीनों किस प्रकार से काम करते हैं और कितने ज़रूरी होते हैं। तो ये जो रुधिर नलिकाएं होती हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। रुधिर नलिकाओं के प्रमुख 2 भाग होते हैं, धमनी और शिरा। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो धमनी और शिरा आपके ब्लड वेसल्स के 2 पार्ट होते हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि धमनी क्या होता है और शिरा क्या होती है। धमनी क्या होता है कि यह एक मोटी, झिल्लीदार और लचीली
एक नलिका होती है। क्या होती है? मोटी लचीली झिल्लीदार नलिका होती है जो शरीर के अंदर वाले भाग में पाया जाता है। क्या होता है? ये ऊपरी भाग में नहीं होता है, ये शरीर के अंदर वाला भाग में। जैसे देखिएगा, ये जो नस होती है ना, तो ये जो मोटी वाली नस है, ये वाली हमारी धमनी है, और जो ऊपर वाला होता है ना, वो होता है शिराएं। जो ऊपर पतली पतली नसें होती है ना, वो शिराएं होती हैं। तो धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है, थोड़ा इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। शुद्ध रक्त का मतलब होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन युक्त रक्त। जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो होगी शुद्ध रक्त, और जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी वो होगा आपका अशुद्ध रक्त। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होते हैं, अर्थात जिसमें आपके ऑक्सीजन होंगे वो शुद्ध रक्त होंगे, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी अर्थात जिसमें कार्बन या नाइट्रोजन की मात्रा होगी वो क्या होगा, अशुद्ध रक्त होता है। तो ये शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? धमनी करता है। ये हृदय से क्या करता है कि शुद्ध रक्त मिलाकर खून में ये शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। तो धमनी में ये शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है दोस्तों। अपवाद क्या है? जो फुफ्फुस धमनी होती है, जिसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं, तो जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये केवल अपवाद है, इसको माइंड में रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि फुफ्फुस धमनी में किस तरह का, तो आपके सामने धमनी आया तो आप मारेंगे शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त इसमें नहीं मारना है, इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इतना माइंड में रखना है। तो ये धमनी होती है, तो ये वाला आपका मोटा वाला जो देखिए ये भी है ना, नसें होती हैं, ये सारे धमनी हैं, इसी के अंदर आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो आप कभी कभी देखते होंगे ना, कितना लड़कियां होती हैं कि ये नसें काट लेती हैं, ये ऊपर वाली नसें, कहती हैं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे मनाइए, ये नसें काट लेती हैं। तो वो नसें काटती हैं, वो दिखावा करती हैं, है ना। इनका बात मत मानिएगा, ये बहुत नौटंकीबाज होती हैं। क्या करते हैं कि ऊपर वाला नसा है ना, जो सिराएं हैं उसको काटती हैं, धमनी को नहीं काटती हैं। कहिए कि धमनी काट कर दिखाओ, ये वाला काट दे नस है, तो अगर ये नस काट लेती है ना तो 100% बच नहीं सकती है। तो वो थोड़ा आप समझ सकते हैं कि मतलब कि नौटंकी करती हैं। तो वहाँ हमको नहीं जाना है, हमको माइंड में बस ये रखना है कि जो धमनी होती हैं तो ये हमारे मोटे नशे होती है, जिसमें शुद्ध रक्त का बहुत स्पीड के साथ, इसमें बहुत प्रेशर के साथ, बहुत तेज गति के साथ प्रवाहित होता है। इसमें रक्त, सिरा देख लीजिए, शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है तथा इसमें निम्न गति से तथा कम गति से या कम दबाव से इसमें रक्त का प्रवाह होता है। इसमें क्या होता है कि शिराएं आप देखे होंगे मैक्सिमम ये ऊपरी सतह पर, शरीर के सबसे ऊपरी भाग में जो पतली पतली नसें होती हैं ना, वही शिराएं होती हैं, उसमें कम गति के साथ प्रवाहित होता है रक्त का। लेकिन जो मोटी वाली नसें होते हैं वो मेन आपके धमनी होते हैं, उसमें बहुत तेजी गति के साथ रक्त का प्रवाह होता है। तो आप इसमें देख लें दोनों में डिफरेंट क्या है, धमनी और शिरा में। धमनी में और शिरा में आपको डिफरेंट अगर करना होगा तो आप सिंपल कह सकते हैं कि आपको धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसमें तेज गति के साथ प्रवाहित होता है, लेकिन इसमें कम गति के साथ, इसमें कम प्रेशर के साथ रक्त का प्रवाह होता है। तथा ये हृदय की ओर, मतलब कि हृदय की ओर देखिए, इसमें लिखा है हृदय की ओर इसमें रक्त का प्रवाह होता है। हृदय की ओर कैसे होता है कि जैसे कि मान लीजिए जो हमारा शुद्ध रक्त शरीर के जिस अंग तक पहुंचा है, तो वहां से शुद्ध रक्त पहुंचने के बाद वहां का जो अशुद्ध रक्त है, अर्थात वहां का जो कार्बन की मात्रा है, वो उसको साथ में ब्लड लेकर हृदय तक पहुंचता है। क्या आता है, उसको साथ में लेकर, हम बोले हैं ना कि हम लोग के अंदर एक हम लोग के अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक बंद परिपथ में क्लोज का सर्कुलेशन होता है। तो शुद्ध रक्त को ले जाना, वहाँ से अशुद्ध रक्त को ले आना, हृदय को देना, ये काम है हमारे परिसंचरण तंत्र में नसों का अर्थात धमनी और शिराओं का। शिरा क्या होती है कि अशुद्ध रक्त को ले जाकर वहाँ तक देती है, कहाँ तक, हृदय तक देती है। और धमनियाँ क्या करती हैं कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर तक पहुँचाती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये कहा है कि हृदय की ओर गति करती है, अर्थात जो शिराएँ होती हैं ना, अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय की ओर जाती हैं, वहाँ छोड़ देती हैं, वहाँ पुनः शुद्ध ऑक्सीजन के मिलाकर खून के अंदर पुनः धमनी के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो हम आशा करेंगे कि जो हमने आपको बताया अभी, जो आपको समझाने का प्रयास किया, आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये हम आपको धमनी और शिरा तथा ये रक्त परिसंचरण तंत्र में जो जो फैक्ट थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आपको हम सारा बताएं। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आज के वीडियो में हमने आपको जो पॉइंट लिया है, जो समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए